आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात कर रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शॉर्ट वीडियो मेरे 10-5 मिनट वाले आ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें रह रही है। आज मैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आपने नाम सुना है, इस पर मैं चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये चीजें देता रहा हूं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी, तो ये एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपने पढ़ा है। इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को, यानी कहीं ना कहीं इसकी स्थापना जो हो रही है वो 15 जनवरी 1784 को, ये ध्यान रखना, सर विलियम जोन्स करते हैं। कौन करते हैं? सर विलियम जोन्स ने। यानी एक प्रकार से 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने क्या किया? इसकी स्थापना है। अपन यूं पढ़ सकते हैं स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना हो रही है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं मतलब कलकत्ता में करते हैं, मेरा ये ध्यान रखना, भूल मत जाइएगा। कलकत्ता, यानी सर विलियम जोन्स ने इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की है? कलकत्ता में किया है। कलकत्ता, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का नाम जानते हैं ना, फोर्ट विलियम जो सबसे बड़ा सेंटर था। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की जा रही है। 1804 में मुंबई में और 1823 में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यानी 1804 में एक प्रकार से मुंबई में अपन कह सकते हैं, और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है सर, तो इतनी बातें भी अपन लोगों को कहीं ना कहीं मालूम हो गई। तो ये 3-4 चीजें अपन लोगों को मालूम हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, यानी कलकत्ता की बात कर रहे हैं, तो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 1788 में, अब सुनते जाइएगा, उसको बंगाल कह दीजिए चाहे कलकत्ता कर लीजिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 1788 में, सुनते जाइए, इसका उद्देश्य क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। एक 1788 में प्रकाशित एक पेपर, एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका, 1788 में प्रकाशित होती है एक पत्रिका, और उसका नाम क्या है? एशियाटिक रिसर्चर। एशियाटिक रिसर्चर्स नामक एक पत्रिका है, और उसमें बताया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। एशियाटिक रिसर्चर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एशियाटिक रिसर्चर्स, कहीं स्पेलिंग गलत हो तो यह समझ जाइएगा। एशियाटिक रिसर्चर्स में नामक पत्रिका में इसका उद्देश्य बताया गया। और उद्देश्य क्या बताया गया? उद्देश्य यह बताया जाता है कि भारत के अतीत को प्रकाश में लाना इसका वास्तविक उद्देश्य है। यानी एशियाटिक रिसर्चर्स नामक जो पत्रिका प्रकाशित 1788 में हो रही है, इसमें यह उद्देश्य बताया गया है कि इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारत के अतीत को प्रकाश में लाना, यानी एक प्रकार से जो है प्रकाश में लाना, यानी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं या जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दुनिया के सामने लाना, इसका कहीं ना कहीं वास्तविक उद्देश्य है। यानी इसका उद्देश्य प्राच्य विद्या को बढ़ाना है। मेरा कहने का मतलब, भारत के अतीत को प्रकाश में लाना एशियाटिक सोसाइटी का क्या है? इसका उद्देश्य है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भारत के प्राच्य विद्या को कुल मिला के बढ़ावा देना। भारत की प्राच्य विद्या का मतलब क्या है? प्राचीन जो हमारी धरोहर है, प्राच्य विद्या को बढ़ावा देना। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी कुल मिला के हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। ये उद्देश्य है कि दुनिया हमारे अतीत से
परिचित हो सके, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर हम यहां पर थोड़ी और बातों को लेकर आगे बढ़ जाएं तो इसकी स्थापना यानी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता, कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ बंगाल या कलकत्ता, जो भी कह सकते हैं, कि स्थापना किस समय में हो रही है? आप ये देखिए 1784 में हो रही है। अगर अपन डेट देखते हैं 1784 में, तो 1784 में इस समय बंगाल में है कौन? इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कुल ना के वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स भी तो इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स कुल ना के इस समय है, और जो स्वयं विद्वान है, जो स्वयं अरबी का ज्ञाता है, जो स्वयं फारसी जानता है, जो स्वयं बंगाली जान रहा है, तो इस प्रकार से जो है वो अरबी, फारसी, बंगाली का ज्ञाता है, वो स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए अरबी फारसी को प्रमोट करने के लिए ही इसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा बनाया था कि नहीं बनाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की थी? वो कहीं ना कहीं अरबी और फारसी को प्रमोट करना चाहता है। इस बात को ध्यान रख लेना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो स्थापना हो रही है ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हो रही है, लेकिन इसके संस्थापक जो थे, जैसा कि मैंने कहा, इस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, इस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो थे, अभी अपन ने कहा 1784 में जब संस्थापना हो रही है, तो कौन है? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स की थोड़ी सी बात अगर कर लें तो सर विलियम जोन्स थे। तो सर विलियम जोन्स कौन है? एक न्यायाधीश हैं। पहले कौन है? एक न्यायाधीश हैं। दूसरी क्या बात है कि बहुभाषाविद हैं, यानी बहुत से भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो बहुभाषाविद भी हैं, बहुभाषाविद यानी बहुत से भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, ये न्यायाधीश हैं, बहुभाषाविद भी हैं और प्राच्यवादी हैं। वो और क्या है? प्राच्यवादी। आप कहेंगे ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। प्राच्यवादी भी हैं। प्राच्यवादी का मतलब है भारत की प्राचीन धरोहर को ये महत्व देते हैं। यानी प्राच्यवादी, जैसे हमारे यहाँ जो लोग हुए, जैसे कहीं ना कहीं प्राच्यवादी की अगर बात यहाँ पर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्राच्यवादी जो हमारे अतीत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, चाहे वो कुल ना के कहीं ना कहीं जोन्स की, विलियम जोन्स की बात कर लें, विलियम जोन्स उसी में है। इसी प्रकार से विल्किंस की बात कर लें, विल्किंस भी इसी में है। इसी प्रकार से मैक्स मूलर की बात कर लें, ये भी इसी में है। इसी प्रकार से जेम्स प्रिंसेप की बात कर लें, ये सब लोग प्राच्यवादी विचारधारा के लोग थे। प्राच्यवादी विचारधारा के लोगों को उनको कहा जाता है जो भारत की प्राचीन धर्म, संस्कृति और यहाँ के साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनको इंपॉर्टेंस देते थे, उनको महत्व देते थे। तो ये प्राच्यवादी भी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्राच्यवादी भी है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अगर बात करते हैं, सर विलियम जोन्स ने ही पहली बार यह बताने का प्रयास किया है कि इन्होंने बताया कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो संस्कृत और ईरानी भाषाओं से साम्यता रखती हैं। यानी सर विलियम जोन्स क्या कहते हैं कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं, यूरोपीय जो भाषाएं हैं, पहली बार ये बताते हैं कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारतीय व ईरानी भाषाओं से क्या रखती हैं? ईरानी भाषाओं से साम्यता रखती हैं। साम्यता मतलब समानता रखती हैं। इस प्रकार से वो बताने का प्रयास करते हैं कि यूरोपीय भाषाएं भारतीय भाषाओं और ईरानी भाषाओं से कहीं ना कहीं एक प्रकार से साम्यता रखती हैं। लेकिन वो भारतीय भाषाएं कौन सी हैं? तो यहाँ भारतीय ना होकर संस्कृत अपन कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक प्रकार से संस्कृत, ईरानी और यूरोपीय भाषाओं में आपस में कहीं ना कहीं साम्यता है, समानता है। जैसे पिता को हमारे यहाँ पित्र कहा जाता है, उनके यहाँ फादर कहा जाता है, आगे पैटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लैटिन में पैटर, इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक तरह से संस्कृत में, यूरोपियंस भाषाओं में और ईरानी भाषाओं में आपस में समानता है। ऐसी बात सर विलियम जोन्स बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत प्रकाशित यानी अनुवादित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या कलकत्ता जो भी कह सकते हैं के तहत
प्रकाशित या अनुवादित भी कह सकते हैं, अनुवादित, क्योंकि अंग्रेजी में अब ट्रांसलेट होंगी, अनुवादित पहली पुस्तक। तो पहली जो कुल मिला के पहली पुस्तक या ग्रंथ कह सकते हैं, पहली पुस्तक या जो ग्रंथ है वो कौन सी है, तो भगवत गीता 1784 में कुल मिला के बनती है और 85 में, यानी 1785 में एक प्रकार से देखा जाए तो भगवत गीता पहली किताब है जिसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत 1785 में भगवत गीता का अनुवाद हुआ। और ध्यान रखना, इस भगवत गीता की प्रस्तावना को जो लिखा है, मैं कई बार कह सकता हूं, प्रस्तावना को स्वयं जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब इसका कुलनाके ने लिखा, यानी जब इसका संस्कृत से भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है, तो उसकी प्रस्तावना को एक प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स लिखता है, तो भगवत गीता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहीं पर अगर थोड़ी सी ध्यान रखिए, 1787 में दूसरी किताब कौन सी है, दूसरी किताब, पहली तो होगी दूसरी किताब 1787 में हितोपदेश है। कौन सी है, हितोपदेश। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत प्रकाशित होने वाली पहली किताब भगवत गीता हो गई, भगवत गीता, और दूसरी किताब हितोपदेश है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये दोनों ही किताबें जो ट्रांसलेट हो रही हैं वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही हो रही हैं। किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही यानी कि अनुवादित, यानी चार्ल्स विल्किंस ने इनका अनुवाद किया है। ये आपसे सर बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हो रहा है। तो 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का कहने का अनुवाद होता है। और 1792 में गीत गोविंद का, 1792 में इस प्रकार से गीत गोविंद का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, तो गीत गोविंद का अनुवाद, इन दोनों ही किताबों का ध्यान रखना। अनुवाद का मतलब है अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है। तो इन दोनों ही किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया है, सर विलियम जोन्स ने। तो इस तरीके से ध्यान रखना, पहली किताब कौन थी, तो भगवत गीता थी, दूसरी हितोपदेश, तीसरी अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर गीत गोविंद का भी ट्रांसलेट करना के कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। विलियम जोन्स ने फारसी पुस्तक लैला मजनू का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो विलियम जोन्स की बात करते हैं तो विलियम जोन्स ने भी इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो जो लैला मजनू किताब है, लैला मजनू, एक प्रकार से ये फारसी किताब है, फारसी भाषा में थी, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अंग्रेजी अनुवाद जो है लैला मजनू का कौन कर रहा है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सर विलियम जोन्स करते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सर जॉन शोर ने इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत योग वशिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यहीं पर मैं लिख देना चाहता हूं कि सर जॉन शोर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लेकर आए थे। इन्होंने योग वशिष्ठ का, किसका, योग वशिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो मेरा सिर्फ ये करने का मतलब है अनुवाद किया। आप इस बात को कहने का आशय मेरा ये है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से वही लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो विल्किंस के रूप में हो, विलियम जोन्स के रूप में हो, मैक्स मुलर के रूप में हो, जो प्राच्यवादी लोग हैं, जो हमारे प्राचीन धरोहर से, सभ्यता से, संस्कृति से, साहित्य से प्रभावित हैं और उसको इस सोसाइटी के तहत वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। यानी भारत के अतीत को दुनिया के सामने लाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया जाता है, स्थापना की जाती है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने निश्चित रूप से भारत के अतीत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, आज की मेरी क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, ऐसा मैं आशा रखता हूं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे में बीच बीच में आप लोगों को बराबर क्लास देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।